Welcome student to our class C mathematics chapter 8. Ratio and proportion. We have already started this chapter. Today we are going to move to our next topic, that is equivalent ratios. पहले हम लोगों ने पढ़ा था ratios के बारे में. आज हम लोग पढ़ेंगे equivalent ratios. So what are equivalent ratios? Equivalent ratio is simply a fraction which does not change when its numerator and denominator are both multiplied by a non-zero number. Equivalent ratios वो ratios होते हैं जिनको हम लोग या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक नॉन जीरो नंबर से, तो भी उनका जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है अगर रेशियोज है तो. इफ द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, अगर उसका न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, जिसको हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, अगर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है नॉन जीरो नंबर से, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. सो वी कैन से देम एज इक्विवेलेंट रेशियोज. तो उन रेशियोज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो. मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 4:7. 4:7 आपको पता होगा कि अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर नॉट हैविंग द कॉमन फैक्टर. 4 और 7 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे बना सकते हैं? या तो हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं या फिर डिवाइड करके. सो आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ द नंबर्स, दैट इज 4 and 7 by 3. दोनों को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है. हम 4 3 12 and 7 3 21. सो 12/21. ऐसे आप लोग 2 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 टाइम्स भी कर सकते हो, 5 टाइम्स भी कर सकते हो, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, दैट इज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर. सो मैंने यहाँ पर 3 से किया है, सो व्हाट द आंसर? 12/21. अब नाउ 12/21 कैन बी रिटन एज 12:21. नाउ सो 4:7 is equivalent to 12:21. तो हम कह सकते हैं कि 4:7 12:21 के बराबर है, यानी इक्विवेलेंट है. सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट रेशियो निकाला. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स सी विद द सेकेंड एग्जाम्पल, 12:18. 12:18 can be written as in the division form, that is numerator and denominator 12/18. अब ये 12/18 को हम इक्विवेलेंट डिवीजन फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 12 और 18 बोथ आर हैविंग द सेम कॉमन फैक्टर, दैट इज 6. दोनों में कॉमन फैक्टर है 6. तो हमने इसको 6 से डिवाइड किया है. 12 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय 6. दोनों के 6 कॉमन फैक्टर है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर इज 2, whereas 18 डिवाइडेड बाय 6 इज द 3. तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3. 2/3 कैन बी रिटन एज 2:3. In this way 12:18 is equivalent to 2:3. यानी हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में निकालने के लिए, अगर कोई रेशियो हमें दिया जाता है और उसका इक्विवेलेंट रेशियोज निकालना है, सो वी कैन डू इट बाय द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और इन डिवीजन फॉर्म. बोथ द मेथड्स वी कैन सॉल्व इट. मीन्स अगर हमें यहाँ पर आप देखो 4:7 था, तो 4:7 में हम इसको डिवीजन फॉर्म में नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. बट हियर 12:18 में हमारे पास कॉमन फैक्टर थे, तो हमने उसका फॉर्म इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्म डिवीजन फॉर्म में फाइंड आउट किया है. सो वी कैन फाइंड आउट इजीली. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट 2 रेशियोज आर इक्वल. प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट होता है जो 2 रेशियोज को बताता है कि वो दोनों इक्वल है. जैसे कि हम लोग लेते हैं A:B. A::B को हम लिखते हैं A/B फॉर्म में. तो प्रोपोर्शन रेशियोज आपको पता है A::B. अब प्रोपोर्शन में क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि इक्वल के 2 रेशियोज के बीच में वो इक्वल का फॉर्म आता है. जैसे कि हम लोग यूज करते हैं प्रोपोर्शन के लिए एक सिंबल है. प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि 2 रेशियोज इक्वल है. तो एक रेशियो है A::B और दूसरा रेशियो है C::D. तो हम उसको लिख सकते हैं A::B
C/D। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखा है यहाँ पर सिंबल लिखा है, ये है प्रोपोर्शन का। अब इस प्रोपोर्शन को हम रीड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं A/B इज एज टू C/D। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसके जो 4 टर्म्स है 1 2 3 4, तो फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो कहलाता है, और सेकेंड और थर्ड जो टर्म है उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिडल टर्म्स। सो वी कैन राइट हियर मिडल एंड हियर वी कैन राइट एक्सट्रीम्स। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो रेशियोज होते हैं, दोनों रेशियोज के बीच में हमें एक इक्वेशन का इक्वल का फॉर्म शो करना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। नाउ ये फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम, whereas B and C is called as the middle terms. Now आपने देखा होगा कि प्रोपोर्शन में आपको एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मिडल को हम मीन्स भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इट मीन्स दैट A मल्टीप्लाइड बाय D, A मल्टीप्लाइड बाय D मस्ट बी इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय C। अगर हमारा प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो हम कहेंगे रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इट मीन्स A मल्टीप्लाइड बाय D और B मल्टीप्लाइड बाय C अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन प्रोपोर्शन इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, आपने ये नेम सुना होगा कंटिन्यूड। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है जैसे कि हमारे जो टर्म्स होते हैं दैट इज A B C D। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स explain with an example. Continued proportion. Continued proportion में if second and the third terms are equal, जैसे कि A is to B and B is to C, ऐसे अगर टर्म्स होते हैं तो अगर सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल होते हैं तो हम उसे कहेंगे इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल हियर वी टेक 4:8 is as 8:16। तो इसमें आपने देखा होगा कि 4:8 is as to 8:16। It means both the terms are repeated, that is second term and third term. When the second term and third term are equal, then we can say that the ratios are in continued proportion. We can say that is they are in continued proportion. Next topic is mean proportion. Mean proportion. In mean proportion, if A, B, C are in continued proportion, then B is called the mean proportion of A and C. जैसे कि A is to B, A is to B is as B is to C. So A is to B is as B is to C. So we can say that इसको हम लिखेंगे A upon B equals to B upon C. And when we solve it, A into C equals to B square. So we can say that here B square equals to AC. तो इससे पता चल रहा है कि ये mean proportion है। Next topic we are going to have, that is third proportion. If A, B, C are in continued proportion, then C is the third proportion. Okay children, now let's start with our exercise. Exercise 8.2 onwards.
That day we have completed exercise 8.1. Today we are going to start with exercise 8.2. In 8.2, question number 1, which ratio is larger? 3:4 and 5:7. 3:4 and 5:7. दो रेशियो में दिए गए हैं 3:4 और 5:7 और पूछा गया है कि विच इज द लार्जर रेशियो. सो वी कैन से दैट which is the larger ratio. First of all, we can write it as 3:4 can be written as 3/4 and 5:7 can be written as 5/7. अब इन दोनों में डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है 4 और 7. We can take the LCM of 4 and 7. So LCM of 4 and 7 is 28. Now to make it equivalent ratios, first of all we are taking the first term, that is 3:4 equals to 3/4. 3 multiplied. So what we have to multiply to make it an equivalent? 4 7 times 28. So we will multiply 3 also by 7. 3 को भी हम 7 से multiply करेंगे. It will be 21/28. Now the second ratio we are having here 5:7. 5:7 में can be written as 5/7. 5 can be multiplied. We have to take the equivalent as 28. So 7 multiplied by 4 is 28. So we can multiply 5 also by the same non-zero number, that is 4. 5 4s are 20. Now we have got, children, you can see we have got the new fraction terms, that is 21/28 and 20/28. So we can see 21 is greater than 20. 21 20 से greater है. So we can write the answer, that is 3:4 is greater than 5:7. इस तरह हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हैं. अगर हमें स्मॉलर पूछा गया तो हम स्मॉलर बता सकते हैं, लार्जर पूछा गया तो लार्जर बता सकते हैं. एंड इन द सेम वे चिल्ड्रन हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड क्या है? पहले हमें उसका एलसीएम निकाल कर उनको इक्विवेलेंट रेशियोज बनाने हैं और उसके बाद उनको कंपेयर करना है. इन एक्सरसाइज 8.2 वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is find 3 equivalent ratios of 9/12. 9/12. Now children, you can see here that is 9/12. एक आपको फ्रैक्शन दिया गया है और अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशियो. अभी मैंने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट रेशियो वी कैन डू इट बाय टू मेथड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन. अगर वो डिवीजन में सॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले हम उसको डिवीजन में देखेंगे. तो 9/12 को हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 3 एज वेल एज 12 डिवाइडेड बाय 3. 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं. व्हाई? क्योंकि 9 इज द कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF. सो द आंसर इज 3/4. सो वी कैन राइट एज 3:4. अब इससे स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग रेशियो का नहीं निकाल सकते. अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया वी हैव टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज. तो हमने एक रेशियो तो निकाल दिया. अब नेक्स्ट 2 रेशियोज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन, दैट इज 3/4. एक सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास जो हमें आंसर आया. वी कैन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो व्हाट्स द आंसर? 3 4s are 12 and 4 4s are 16. So we got the answer 12:16.
second equivalent ratio. Now third equivalent ratio also we can multiply it by 2 times. पहले हम लोग 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 into 2 and 4 into 2. मैंने आपको बताया है कि वही फ्रैक्शन का जो हमारा रूल है वही फॉलो हो रहा है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. सो 3 2s are 6 and 4 2s are 8. So we can write it as 6 is to 8. So what's the answer we got? 3 is to 4, then 6 is to 8 and 12 is to 16. ये हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशियोज है. चिल्ड्रन, इन दिस वे यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2. आई विल सेंड यू द PDF. नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.3. बच्चों, आपके पास बुक होगी तो आप लोग बुक से भी देखते जाइए. एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोपोर्शन का. आर द रेशियोज 12, 18, 8 and 12 in proportion. Now exercise 8.3. Question number 1. Are 12, 18, 8 and 12. 12, 18, 8 and 12 are in proportion. तो प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ रहे हैं या नहीं. तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द टर्म्स A, B, C and D. A, B, C and D 4 टर्म्स है. तो हम लोग ले सकते हैं फॉर्मूला सॉल्यूशन. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज क्या है यहाँ पर? दैट इज 12 into 12. Okay, so 12 into 12 is 144. That is product of exchange. And product of means middle terms. मिडल टर्म्स है हमारे पास 18 है 8. 18 into 8. So answer is 144. So we got both the answers 144. दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो वी कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन. दे आर इन सो वी कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन. इससे हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में इक्वल आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन. Yes, next question we are going to take question number 4. Question number 4, if the first 3 terms of proportion are 9, 8 and 54 respectively, find the fourth term. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं 9, 8 और 54. अब हमें फोर्थ टर्म पूछा गया है तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सबसे पहले हमारे पास फोर्थ टर्म नहीं है तो लेट्स सी. Let the fourth term be x. x हमने assume किया है fourth term. So 9 is to 8 is as 54 is to x. तो हमारा first term है 9 और extremes क्या कौन कौन से हैं 9 और x. So 9 multiplied by x equals to 8 multiplied by 54. That is product of means. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म की, इसलिए हम x equals to 8 into 54 upon 9 करेंगे. 9 1 जा 9 6 जा कैंसिल हो गए. So 8 multiplied by 6 is 48. So we got the value x equals to 48. तो हमारा फोर्थ टर्म क्या हो गया 48. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच केस. इसमें हमारा फर्स्ट वन है 9 is to p is as 54 is to 48. सेम मेथड है यहाँ पर.
जैसे कि हमने भी लास्ट क्वेश्चन में लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में x एज्यूम किया है फोर्थ टर्म, यहाँ पर हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। वही फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के मेथड से, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारा क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 48 इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय 54। अब बच्चों यहाँ पर p हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय 54, हम लोग इसको LHS में ले आएंगे। सो p इक्वल्स टू 9 इंटू 48 अपॉन 9 इंटू 48 अपॉन 54। So we can cancel it. 9 1s are 9, 9 6s are 54, 6 1s are 6, 6 8s are 48. So we got the answer p equals to 8। यानी हमें p की वैल्यू मिल गई, p जो हमारा सेकेंड टर्म था उसकी हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज p इज इक्वल टू 8। इन दिस वे हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर p x y कोई भी टर्म की अगर आपको वैल्यू पूछी जाती है तो हम लोग यही मेथड यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों इसमें यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यूनिटरी मेथड इज फाइंडिंग द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वन यूनिट। हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग को किसी बहुत सारे क्वांटिटीज की वैल्यू दी जाती थी और हमें वन की फाइंड आउट करनी होती थी। लेकिन यूनिटरी मेथड में क्या होता है, पहले हम वन की फाइंड आउट करते हैं और फिर मैनी की करते हैं। इट मीन्स बोथ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिविजन आर कैलकुलेटेड इन द सेम सम। सो एक एग्जांपल लेंगे हम, पेज नंबर 191 पे आपके एक एग्जांपल है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो अगर आपको 1 पेन की कॉस्ट दी गई है तो आप लोग 8 पेन्स की कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। द सेम वे एग्जांपल 2 में आपके दिया गया है 20 पेन्स कॉस्ट ₹240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अगर 20 पेन्स की कॉस्ट 240 दी गई है तो 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। सो यूनिटरी मेथड तो हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं, तो आप लोग के लिए ये इजी टॉपिक है। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक ऑल द एक्सप्लेनेशंस विद द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। मैं आप लोग को इस चैप्टर की PDF भेजूंगी, आपको पूरा वर्क कॉपी में, फेयर कॉपी में नीट एंड क्लियर वर्क करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।